पहले मतदान, उसके बाद सारे काम। जलपान भी बाद में कीजिए, मतदान केंद्रों तक जाइए। अगर आप इन 7 विधानसभा सीटों पर वोटर हैं तो अपने वोट को कास्ट जरूर करिए, क्योंकि मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और लगातार न्यूज 18 भी आपको पल पल की जानकारियां लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए ग्राउंड जीरो से जो हमारे संवाददाता है उनके जरिए हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लगातार नजर बनाई हुई है। अनामिका, क्या तस्वीर इस वक्त की है? लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है। क्या वहां पर वोटर्स का टर्नआउट है? क्या वोटर्स के मन में चल रहा है? क्या जानकारियां दे रहे हैं? और देखिए अनुपम, फिलहाल 1 घंटे का समय हो चुका है और 1 घंटे के बाद लोगों में जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। मैं दिखाऊं कि आपको गंज मुरादाबाद पोलिंग बूथ का नजारा यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी लंबी कतार दिखाई देगी आपको। जैसे कि मैं पहले आपसे जिक्र कर रही थी कि अभी थोड़ा सा लोगों में इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन अब देखिए अब रफ्तार जो है वो बढ़ गई है आगे। कतार लंबी लगी हुई है यहाँ पे गंज मुरादाबाद की पोलिंग बूथ पे। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं श्रीकांत कटियार, वो खुद भी यहाँ पर वोट डालते हैं और वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे भी हैं। वोट डालने से पहले वो बजरंग बली के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। यानी कि प्रत्याशी आज भगवान की शरण में भी जा रहे हैं। 7 सीटों पर जो जंग है, यहाँ पे प्रत्याशी अपने अपने जो रोड शो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। आज मौका ये भी है कि आज वो भगवान के पास भी जाएं और आशीर्वाद लें उनसे कि जो भी उनकी ओर से प्रयास किए गए इस दंगल में नतीजे उनके पक्ष में जाए। तो ये देखिए बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। अभी बातचीत कर रहे हैं किसी से वो। इसके अलावा जो गोल सर्कल देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए पूरे कोविड के बीच ये पहला चुनाव है ऐसा यूपी का जो हो रहा है और इसी बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी गई है। श्रीकांत कटियार जो बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वोट डालने के लिए आप आए थे यहाँ पर। अभी ये देखिए वोट डाल चुके हैं बीजेपी के प्रत्याशी। लोगों का रुझान, लंबी लंबी कतारें, कुछ तो संदेश दे रही हैं। क्या संदेश है ये? संदेश ये दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सब वोट करने जा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए वोट करने जा रहे हैं, राष्ट्र के लिए सब वोट करने जा रहे हैं, समाज के लिए वोट करने जा रहे हैं और गरीब कल्याण के लिए वोट करने जा रहे हैं। सभी विकास के लिए बहुत लोगों की शिकायतें हैं कि विकास के लिए तो कोई वोट ही नहीं मांगता, सब मांग रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, करप्शन किया। विकास के लिए कौन कौन से वादे आपकी ओर से? विकास के लिए नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था सबका साथ सबका विकास। आप 2014 से लगा के 19 तक देख रहे होंगे जो चीज़ें नरेंद्र भाई मोदी ने की हैं विपक्ष ने 70 सालों में नहीं की है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जब से 17 से बनी है, जो उन्होंने किया है कि इतिहास रचा है। 3.5 साल में तमाम ऐसे काम किए हैं जो आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन मुकाबले में कौन है आपके साथ? मैं जरूर पूछूंगी दोबारा। नहीं, हमारे साथ कोई मुकाबले में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही आधे मदगर, बाकी सब घर। चलिए, ये बीजेपी के अनामिका आपके पास आते हैं। बाई इलेक्शंस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जिक्र, जब हम विधानसभा चुनाव देखते हैं तो स्थानीय मुद्दे और उपचुनाव देखते हैं तो और भी ज्यादा। उपेंद्र हमारे साथ है, मल्हनी सीट से वो जुड़े हुए हैं। मल्हनी सीट पर लोगों का कैसा उत्साह है? या सर्दियों की सुबह थोड़ा सा सुस्ताने वाली लोगों को अभी कम निकल रहे हैं जैसे हम बाकी सीटों पे देख रहे हैं? उपेंद्र, यहाँ पर भी थोड़ा सा गुलाबी हो गया है, हल्की सर्द हो गई है, लेकिन सियासत कहते हैं जी ना, सियासत से बड़ी गर्मी किसी चीज में नहीं होती है। और वही सियासी गर्मी अब दिख रही है मल्हनी पर। और आप देखिए लगातार लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटर पहुंच गए थे। और चूंकि इस सीट पर पारा इसलिए भी गर्म है थोड़ा कि यहाँ पर खुद बाहुबली धनंजय सिंह की रसूख का, उनकी साख का सवाल है। चूंकि जो सीट खाली हुई है समाजवादी पार्टी के विधायक पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हुई, लेकिन उससे पहले यह हमेशा धनंजय सिंह के पास 2 बार रही है। खुद धनंजय सिंह यहाँ से विधायक रहे, फिर बाद में जब सांसद बने तो उन्होंने सीट छोड़ी, अपने पिता को निर्दल लड़ाया, उनके पिता भी जीते। तो ऐसे में ये समझने की बात होगी कि आज नाम बड़ा है, पार्टी बड़े हैं, मुद्दे बड़े हैं, ये तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं ये समझने वाली बात होगी। और एकलौते धनंजय सिंह हैं जो यहाँ से वोटर हैं, बाकी सारे प्रत्याशी यहाँ से बाहर हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं जो यहाँ पे वोट। चाचा कैला का आज ए बार में मल्हनी में सही है के मुद्दा पे वोट कर ला, के मुद्दा पे वोट कर ला ए बार जा रहे हैं देने के लिए। तो का हुल दिमाग में का है, के का दिल का है, ये नहीं बताएंगे। नहीं तो क्या मुद्दा है? कोई जाति का फैक्टर है? विकास का हुल ये बार मुद्दा है विकास का, विकास का मुद्दा है। हाँ। तो विकास चाहिए कि विकास हुई है, विकास से संतुष्ट हुआ? विकास चाहिएगा, विकास अभी और चाहिए, चाहिए। संतुष्ट है? संतुष्ट है विकास से। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र,
तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और वोटर्स के मन में क्या चल रहा है आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। मलहनी का मुकाबला काफी दिलचस्प है। धनंजय सिंह 2007 में निषाद पार्टी से खड़े होते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। 2012 में अपनी पत्नी जागृति को चुनावी दंगल में उतारते हैं निर्दलीय, वो भी सेकंड नंबर पर आती हैं और अब खुद चुनावी दंगल में है। इस उपचुनाव में अब देखना यह होगा कि इस मुकाबले में जिसमें हर दल ने अपनी ताल ठोकी है, धनंजय सिंह खुद निर्दलीय हैं, उम्मीदवार के तौर पर हैं, ऐसे में मुकाबला किस ओर जाता है। के उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के उपाध्याय साहब, 7 सीटों के दंगल में हम हर सीट की बात कर रहे हैं, 3 सीटों का यहां पर मैं जिक्र करूंगा। पहली सीट है उन्नाव की बांगरमऊ सीट और दूसरी सीट है जौनपुर की मलहनी सीट, तीसरी सीट है कानपुर की घाटमपुर सीट। इन तीनों सीटों पर आपको लगता है कि जो मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि घाटमपुर की सीट पर बीजेपी 40 सालों के बाद जीती थी, बांगरमऊ की सीट पर 50 सालों के बाद कुलदीप सेंगर ने बीजेपी की झोली में सीट डाली थी और मलहनी की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। इन तीनों सीटों पर क्या बीजेपी के लिए चुनौती तगड़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बीजेपी के लिए चुनौती है। हम पहले कानपुर की घाटमपुर सीट की बात करते हैं जी। तो कानपुर की घाटमपुर सीट कमला रानी के निधन से खाली हुई है। यहां से अब भाजपा के उपेंद्र नाथ पासवान है और सपा से पूर्व विधायक है इंद्रजीत कोरी। तो अब यहां जो है स्थिति जो है अभी चुनौतीपूर्ण है। दूसरी बात ये भी एक हमें इतिहास में जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि भाजपा उससे सीखती रही है और उन उपचुनाव को लेकर के जब मुख्य चुनाव होते हैं तब वो उसको सुधारने की कोशिश करती है। तो घाटमपुर सीट जो है अभी फंसी हुई है एक तरह से बीजेपी की, हम ये कह सकते हैं। हालांकि अभी परिणाम तो वोट डलने जा रहे हैं, क्या स्थिति रहती है, क्या मुद्दे रहे हैं लोग। और उपचुनाव की एक और खासियत है कि यहाँ लोकल मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं इस समय प्रदेश में। इस समय हाथ उपाध्याय जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उसी से जुड़ा मेरा आपसे एक सवाल है। क्या यही रीजन है, आपने जैसे घाटमपुर का जिक्र किया या 2 सीट्स का और आप जिक्र कर रहे थे, एक सीट भी अगर कोई और पार्टी निकाल ले जाती है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता है, लेकिन मैसेज बेसिकली इस पूरे उपचुनाव से मैसेज की लड़ाई ज्यादा हो रही है, क्योंकि 2022 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो आपका विश्लेषण क्या कहता है सर, किस तरह से चीजें बदलेंगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, इस चुनाव में सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार मुख्यमंत्री इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। वे ज्यादातर बिहार में उन्होंने सभाएं की हैं। ये सारा संगठन के ऊपर चुनाव है और जो बाकी मंत्री हैं उन्होंने वहां दौरे किए हैं। दूसरी बात, बहुत सारे जो अभी हाल ही में मुद्दे थे गर्म रहे, वो सभी इन चुनाव में उठे हैं, जैसे दलितों का मामला है। और लेकिन उपाध्याय जी, मुख्यमंत्री ने रैलियां की, डिप्टी सीएम रैली करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रैली करते हैं, और चाहे हम शिक्षा मंत्री का जिक्र करें तो पूरी तरह से मैं ये कहूं कि आधी कैबिनेट थी मैदान में। देवरिया की जब हम स्थिति देखते हैं, अनाउंसमेंट होती है वहां पे बहुत ज्यादा, तो जबकि चर्चा सबसे ज्यादा यही है कि बहुत सीरियस लिया है इस चुनाव को, स्पेशली बीजेपी और मुख्यमंत्री ने। चुनाव की तैयारी वो शुरू कर देती है। हाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बीजेपी ने चुनाव को सीरियसली नहीं लिया है। संगठन ने पूरी ताकत झोंकी है, प्रदेश अध्यक्ष लगे रहे हैं और मंत्रियों, सारे मंत्री एक एक विधानसभा सीटों पर डले रहे हैं। लेकिन इन उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हैं। सभी जगह हाथरस कांड जो है गूंजा है, सभी जगह बलिया कांड गूंजा है। हाथरस कांड की वजह से जो दलित वोट बीजेपी के पास आ गए थे पिछले मुख्य चुनाव में, वो इस बार बिल्कुल ये जातिगत समीकरण है उपाध्याय जी, और ये जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश की जड़ों में है और उत्तर प्रदेश की सियासत जातिगत समीकरणों को साधते बिना होती नजर नहीं आई है अब तक, ये हमने देखा है, चाहे विकास की सब बातें करें। रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता देवरिया से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है, 3,34,000 मतदाता, क्या संकेत निकल करके सामने आ रहा है? वोटरों की जो टर्नआउट हुआ है मतदान केंद्रों पर, कौन कौन से मुद्दे हावी लग रहे हैं? अनुपम, देवरिया में जो ब्राह्मण मतदाता हैं उनकी संख्या करीब 65 से 70 हजार के करीब है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं, शायद इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशियों पे दांव खेला है। और चारों एक ही उसको जाति को बिलोंग करते हैं, उसमें सब चारों के चारों तिवारी से हैं, यानी कि ब्राह्मण में भी तिवारी और चारों प्रत्याशी अपनी दम ठोक रहे हैं। लेकिन जो देवरिया का भी सियासी समीकरण है, वो सियासी समीकरण ये बता रहा है कि यहाँ पे सपा और भाजपा में कांटे का टक्कर है। और
चूंकि भाजपा के लिए यहाँ पे जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो यह है कि भाजपा के बागी जो पिछले जन्मेजय सिंह जिनके निधन से ये सीट पे चुनाव हो रहा है, उनके पुत्र अजय निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी जो सिंपैथी वोट है वो उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा में दिखाई पड़ रहा है। और अगर बिल्कुल ये मुकाबले की बात हो गई, लेकिन अगर रामगोपाल बात करें मतदान केंद्रों की, तो सुबह से आप कई मतदान केंद्रों पर जा चुके हैं, आपने तमाम मतदाताओं से, वोटरों से बातचीत की होगी, क्या कहते हैं? क्योंकि देवरिया का दंगल जिस तरीके से दिलचस्प होने जा रहा है, जनता क्या कहती है? बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा था कि अभी जो कि ग्रामीण इलाकों में मैं घूम रहा हूं, सुबह से वो ग्रामीण इलाकों में हूं, तो सुबह से जो मतदान प्रतिशत है, अगर मैं बूथ की स्थिति दिखाऊं तो यहां इक्का दुक्का ही लोग आ रहे हैं और अभी कम संख्या में निकल रहे हैं। चूंकि अन्य जब ग्रामीणों से बात की जा रही है तो उनका यह कहना है कि अभी चूंकि गाँव में महिलाएं अपने घरों में खाना बना रही हैं, लोग निकले हुए हैं, खेतों में गए, तो वो दोपहर के वक्त मतलब 10 बजे के बाद निकलेंगे वोट देने के लिए। अभी वोट और ये शायद थोड़ी सी सर्दी हल्की शुरुआत हुई है इस वजह से, तो लेकिन हम कहते हैं कि इन 7 विधानसभाओं की जो हमारी आवाम है वो जाके वोट कास्ट करे, ये आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभाने में दूर नहीं रहना चाहिए। और बिल्कुल जीना, जलपान बाद में करिए, पहले मतदान करिए, क्योंकि आज ये फर्ज आपको निभाना है और वोट डालने जरूर जाना है। ये लगातार न्यूज़ 18 अपील भी कर रहा है। ठीक बात है, और ये हम बार बार अपील कर रहे हैं और आप भी इस चीज को मानेंगे। राहुल जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। राहुल जी, उम्मीद करती हूँ आवाज जो है पहुंच पा रही होगी, दुर्भाग्यवश नहीं पहुंच पा रही थी पहले। मेरा सवाल आपसे ये था, मैं एक बार फिर से दोहराती हूं कि इस पूरे चुनाव में विपक्ष कहीं नजर नहीं आया, स्पेशली एसपी को जब हम मानते हैं, क्योंकि वो 3 सीटों पे टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आपको नहीं लगता थोड़ा और काम करना चाहिए था? क्या वजह थी कि इतनी सुस्ती रही पूरे इलेक्शन कैंपेन में? नहीं, कोई सुस्ती नहीं रही बहन जी। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभाओं पर जो लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, उस पर्व में निश्चित ही युवा बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं और निश्चित ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और लोगों में इतना आक्रोश है वर्तमान सरकार के प्रति, चाहे वो निजीकरण को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो। राहुल जी, थ्योरेटिकल बात नहीं सुननी है। नहीं, थ्योरेटिकल बात ना, जो सवाल किया है, अखिलेश यादव ने प्रचार क्यों नहीं किया, डिंपल यादव ने प्रचार नहीं किया, आपकी पार्टी के इतने दिग्गज नेता हैं, कोई प्रचार के दंगल में मैदान में कूदा हुआ नजर क्यों नहीं आया? आपने मलहनी में तो लकी यादव को और उनके बाकी नेताओं को ऐसे ही छोड़ दिया। हमारे नेताओं का मैसेज सभी जगह गया, हम लोग सभी लोगों ने चुनाव प्रचार किया है, सभी लोगों ने मिलकर। समाजवादी पार्टी का। राहुल जी, एक बात बताइएगा, क्या लगता है कि ट्विटर पे एक ट्वीट से जनता वोट करने पहुंच जाती है? आपको क्या लगता है? नहीं, ट्विटर पे वोट नहीं, देखिए कोरोना काल का सब लोगों ने पालन किया है। हम जब कोरोना काल चल रहा था तो ट्विटर के माध्यम से अपना संदेश भेजने का काम हमारे नेताजी ने किया। तो यही सवाल कि कहां थे आप लोग? आप जनता, आपको लगता है कि ठीक है सरकार की 2-4 गलतियों से जनता आपको वोट कर देगी, आप क्या देने वाले हैं? आप पर क्यों भरोसा करेगी जनता? हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहे, चाहे वो हाथरस का प्रकरण हो, हम लोग हर समय अपने साथ जनता के बीच में रहे हैं। कोरोना काल में जो नॉन कोविड लोगों से जिनकी जान गई, उनका क्या होगा? और बेसहारा लोग जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर निकले, आप कोरोना के भरोसे हैं, आप पलायन के भरोसे हैं, आपको ये लगता है इससे आपको वोट मिल जाएगा? अच्छा जीनत, मुझे लगता है कि ये बता दें, इतना हम मान लेते हैं इनकी बात को कि चलिए इनका वर्चुअल संवाद कारगर साबित होगा। क्या आप 7 सीटें जीतने वाले हैं राहुल जी? बिल्कुल 7 सीटों और पक्ष समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने वाला है, क्योंकि वर्तमान सरकार के प्रति लोगों में इतना आक्रोश है, निजीकरण को लेकर, बेरोजगारी भत्ते को लेकर, और तमाम चीजें ऐसी है। कोरोना काल में जो व्यापारियों ने आत्महत्या तक को मजबूर हो गए, पहले नोटबंदी की मार, फिर जीएसटी की मार। आलोक अवस्थी जी, एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है क्या सरकार के खिलाफ इन सारे मुद्दों को लेकर के? समाजवादी पार्टी तो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा, बीजेपी के समाजवादी पार्टी सभी लोग साइकिल पर चले, बहुत प्रदूषण हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, साइकिल चलाए, बाइसिकल को दौड़ाएं। देखिए उनके जो परिवार के लोग हैं, कोई भी चुनावों में नहीं गए, स्वयं अखिलेश। ये बात तो है ही, आधार पे ही वोट मिलेगा और जीतेगी। देवरिया में आप कुछ लड़ाई देखती हैं कि जो, क्योंकि सभी लोग ब्राह्मण शायद इस सीट से खड़े हुए हैं? अरे कहीं कोई लड़ाई नहीं है, बस ये उनकी बातें हैं और अभी पता चल जाएगा 10 तारीख को। थैंक यू। आपके लिए एक सवाल है, आप ये कहते हैं कि सरकार ने ये किया, ये तमाम कमियां हैं और आपके शायद इसलिए सीनियर नेतृत्व नहीं आया होगा। 5 दागी विधायकों को आपने टिकट दिया है बाहुबली टाइप से, क्या सोच के? आपको लगता है कि
ऐसे हम जीत जाएंगे? और ये सवाल आलोक जी ने उठाया भी था पहले। राहुल जी, मेरा प्रश्न आपसे है। जी, मेरा प्रश्न जी, जी, आपसे है। आवाज आइए, बताइए। मेरा सवाल आपसे है राहुल जी कि 5 दागी विधायकों को आपने टिकट दिया, आपकी सीनियर लीडरशिप प्रचार प्रसार नहीं करती है, आप कहते हैं कि ठीक है वर्चुअल रैलीज और बाकी सारे तरीके से आप जीत जाएंगे, क्या ये काफी है? वर्तमान सरकार तो जो लोग लोकतंत्र में अपनी बात रखें उन पर झूठे मुकदमे लगाकर अपराधी बनाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। कोई दागी विधायक नहीं है, किसी पे भी कोई मुकदमा, अगर वर्तमान सरकार लोकतंत्र में कोई अपनी बात रखेगा तो उस पर झूठा मुकदमा लगा के थाने में अपराधी बनाने का काम कर रही है। कोई अपनी बात रख नहीं सकता है सरकार के अंदर। नहीं, ये दामन साफ दिखाने की कोशिश आप चुनाव के दिन, मतदान के दिन कर रहे हैं। बहरहाल फैसला जनता को करना है, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की यहां पर कोशिश नहीं कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने इस उपचुनाव से अपने को दूर क्यों रखा? क्यों बीजेपी के तमाम दिग्गज, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, बाकी लोग मैदान में कूदे, प्रचार किया, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, संवाद हुआ, लेकिन विपक्ष क्यों मौन था? विपक्ष ने क्यों मैदान में उतरकर बल्लेबाजी नहीं की? इस पर भी बात करेंगे तमाम गेस्टों के साथ। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ये तो 7 सीटों का दंगल लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। अगर आप इन जगहों पर मतदाता हैं तो अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों पर जाइए। न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, लोकतंत्र की ताकत के तौर पर अपने मत का इस्तेमाल करिए, योगदान जरूर दीजिए। शाम 6 बजे तक इन जगहों पर वोटिंग है और हमारे साथ खास मेहमान, न्यूज़ 18 ने बाकायदा खास तैयारी की है इस उपचुनाव की कवरेज की। तमाम रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड जीरो पर हैं, हर सीट का हाल आपको बताएंगे। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राहुल चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, और रामगोपाल द्विवेदी देवरिया में जो कि दंगल है, दिलचस्प ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है, वहां का मुकाबला बताने के लिए हमारे साथ हैं। और के उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, और मेरी सहयोगी जीनत लगातार हमारे साथ हैं, जो कि लगातार अपडेट्स के साथ बाकी चीजों पर नजर बनाए हुई हैं। राहुल जी, आप तमाम बातों पर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो मुद्दे उछाल रहे हैं नोटबंदी का, जो आप इससे पहले भी कई चुनाव में उछाल चुके हैं। क्यों कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर आप सरकार को घेर सकें? क्या सिर्फ ट्विटर वॉर के जरिए आप बीजेपी को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनसे नाराज है? वर्तमान सरकार ने निजीकरण कर बेरोजगारी कर और जो अधिकारी नौकरी निकलती है, नौकरियों पर अधिकारी जब अंकुश लगाने का काम करता है, उस अधिकारी को निलंबित कर और हत्या रूपी, देखो आप कितने लोगों, कितने ब्राह्मणों की चुन चुनकर हत्या उत्तर प्रदेश में की गई है। हाथरस वाला कांड देखिए आप, किस तरह से एक बलात्कार किया गया, उस लड़की को मारा गया, और आप देखिए कानून की व्यवस्था क्या चीज हो चुकी है, पूरी तरह से बेकार ध्वस्त हो चुकी है। इन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में निश्चित ही इन 7 सीटों पर, लेकिन नहीं, बस यही तो प्रॉब्लम है। के उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, अब देखिए कि बीजेपी की ये कमियां रही, मैं 2 चीजों पर आपसे बारीकी से समझना चाहूंगी। आपने देखा बीजेपी के एक प्रत्याशी थे, वो नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करते हैं, सेंटर की पॉलिसीज का जिक्र करते हैं, वो खुद क्या देंगे उसकी बात नहीं करते। एसपी इस बात से संतुष्ट है कि भाई बीजेपी ने तो इतनी गलतियां कर दी है कि जनता हमको ही चुनेगी, हम ही हैं उनकी पसंद, ना बीएसपी ना कांग्रेस। क्या ये काफी है? जनता क्या बिल्कुल ही कुछ नहीं समझती? पानी, बिजली, सड़कें, जो बेसिक उसकी दिक्कतें हैं, वो कोई मैटर ही नहीं करता क्या? जबकि ये बाई इलेक्शन है, विधानसभा और या हम बाई इलेक्शन की बात करते हैं, ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी उपाध्याय जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अभी राहुल जी भी बात कर रहे थे, राहुल जी ने सीधा कहा कि चुन चुन के ब्राह्मणों की हत्या की गई। तो ये जिस तरह से राजनीति की जा रही है, यानी मुद्दा विहीन ये चुनाव हो गया है कि कोई मुद्दा, लोकल मुद्दा इनके पास नहीं है, कोई किसी तरह का मुद्दा नहीं है। जिन ब्राह्मणों की हत्याओं की बात करते हैं उसमें कुख्यात अपराधी विकास दुबे की हत्या के बाद से ये मामला चालू हुआ है। तो क्या हम अपराधियों को समर्थन देने की बात करते हैं या अपराधियों को जाति की दृष्टि से? बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं उपाध्याय जी, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसी फ्रंट पर गिरती हुई नजर भी आई थी पहले भी। आलोक अवस्थी जी, सवाल आपसे ये है कि उपचुनाव में बीजेपी का इतिहास अच्छा नहीं रहा और समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को लेकर आप पे हमलावर है जिन मुद्दों को लेकर के पहले भी चुनाव में कश्मकश देखने को मिल चुकी है। ये ब्राह्मणों की हत्या, ये सियासी मुद्दे उछाल करके क्या संकेत समाजवादी पार्टी देना चाहती है? आलोक अवस्थी। देखिए, हत्या किसी की भी हो, किसी वर्ग की हो, किसी एक जाति की हत्या नहीं होती है। हत्या के हत्यारों को हम लोगों ने पकड़ा और कठोर दंड देने की व्यवस्था भी करी है। और जहाँ तक की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, एक इनकाउंटर की बात कर रही है,
विकास दुबे। वो कौन था जिसने 6 पुलिस वालों की हत्या करी है? 17 हत्याएं कुल उसके खाते में लिखी हुई हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, नेता था। लेकिन इसमें ब्राह्मण क्यों खोज रहे हैं भाई? ये ब्राह्मणों की हत्या, ये दलित, और ये तो आप जातिगत, एक तरफ आप कहते हैं हम जातिगत राजनीति करते नहीं है, और समाजवादी पार्टी वाले उसी पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसी मुद्दे को आगे लेकर के सामने आ रहे हैं। अनुपम, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट्स उतारे भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई पार्टी छूती है ही नहीं। उसने भाई आलोक अवस्थी जी, जीनत भी इसी बात को कह रही है, कैंडिडेट्स प्लॉट ही ऐसे किए हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी का उदय ही जातिवाद के आधार पे हुआ है। वो खाली एक समाज को देखती है, बाकी अन्य समाजों को छोड़ देती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे आगे बढ़ती रही है। और सीधी सी बात यह है, हमारे पास एक ईमानदार नेता है, एक कुशल प्रशासक है। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड किया है। शायद कुछ कहना चाहते हैं। होता है जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगा। राहुल जी को भी हो सकता है काउंटर करना चाह रहे हो आपकी बात को। राहुल जी, ये मुस्कुराहट आपकी क्या कह रही है? और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज। कासगंज से मालगाड़ी के 6 डिब्बे वहां पर पटरी से उतरे हैं। इस वक्त चुनाव के बीच एक बड़ी खबर, कासगंज से कानपुर से मथुरा जा रही थी मालगाड़ी, 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। पटियाली रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला। तो यहां पर चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। न्यूज़ 18 आपको चुनाव के हर रंग दिखा रहा है। चुनाव में किस तरीके का घमासान चल रहा है, 7 सीटों पर किस तरीके से मतदान है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये महा कवरेज लगातार जारी है।